हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा सक्सेस की नहीं फेलियर की कि कैसे एक वंडरफुल 1.5 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हाथ से निकल गया और वो हमें क्या क्या सिखा गया इस पूरे प्रोसेस में। आप सोच रहे हो फेलियर की स्टोरी क्यों, सक्सेस की क्यों नहीं? क्योंकि फेलियर की स्टोरी हमें सही चीज सिखाता है। फेलियर इज अ वे फॉरवर्ड। अगर हम खुद की गलतियों से सीखेंगे तो हमारी लाइफ बहुत कम पड़ जाएगी। बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और उसे अपने लाइफ पे होने से रोकता है। सारे लोग तो बस सक्सेस की बात करते हैं, कोई भी ये नहीं बताता कि सक्सेस पाने के लिए उन्हें कौन कौन से फेलियर से गुजरना पड़ा और उन्हें कौन कौन सा सीख मिला इस पूरे प्रोसेस में। कोई ये नहीं बताता। पर एक बिगिनर के लिए वो फेलियर का लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस की लेसन से, जिससे वो ऐसी सिचुएशन पे सही डिसीजन ले सके और अपनी गलती को होने से रोक सके, अपने इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बना सके। चलो बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, अब काम की बात करते हैं। ये स्टोरी किम कियोसाकी की है, ऑथर ऑफ रिच ओमेन, और जिनके पास 4,000 से भी ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज है जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। और उसके साथ साथ कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, गोल्फ कोर्सेज, रिजॉर्ट्स और कुछ रॉ लैंड्स भी है। इस स्टोरी के माध्यम से वो हमें अगवा करना चाहता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जब हम ऐसी प्रॉपर्टीज में डील कर रहे होते हैं। तो बात 2003 की है। हम मायामी में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी एक यंग रियल एस्टेट ब्रोकर मैट से मुलाकात हुआ। उसने हमें एक अच्छा प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो सुनने में काफी अच्छा लगा। मैट का डिस्कशन हमें एक सेल्स पीच जैसा लगा, क्योंकि हम कुछ ही मिनट्स पहले उससे मिले थे। फिर भी हम उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए मान गए, क्योंकि मैट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी वंडरफुल डील है। अबाउट 20 मिनट बाद हम एक शॉपिंग मॉल के सामने आ गए जो अंडर कंस्ट्रक्शन में था, जो मेनली फोकस्ड है छोटे छोटे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स पे। पूरा एरिया अबाउट 38,000 स्क्वायर फीट की है। जब हम मॉल के एंड पे गए तो हमने देखा वहाँ एक फिटनेस क्लब है जो अप एंड रनिंग है। वो क्लब बस एक ही अकेला टीनेंट्स है उस पूरे मॉल में। दैट मीन्स ये एक सिंगल टीनेंट प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत ही अच्छा है, एकदम मेन रोड पे है जहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक आता जाता रहता है। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कॉस्ट बहुत ही लो है, क्योंकि वो फिटनेस क्लब उस प्रॉपर्टी को पूरा मेंटेन कर रहा है, जैसे टैक्सेस, इंश्योरेंस और दूसरे फीस। बाहर से वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा, पर एक चीज जो मुझे थोड़ा परेशानी में डाल दिया, उस प्रॉपर्टी की पोटेंशियल रिस्क। क्योंकि वहां बस एक ही टेनेंट है, हमारा पूरा इनकम उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर वो वहां से चला जाता है तो हमारा इनकम भी चला जाएगा, जिससे हमें बहुत तकलीफ होगा दूसरों को पे करने में, जो पैसा हम मार्केट से उठाएंगे उस प्रॉपर्टी को फाइनेंस करने के लिए। हाँ, अगर वो बिजनेस वेल एस्टैब्लिश्ड है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या वैसे ही बड़ी कंपनी। पर सुनने में आ रहा था कि फिटनेस क्लब्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, उन्हें सही कस्टमर नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा परेशान था। हम वहां से निकल गए और रास्ते में हमने थोड़ा डिस्कस किया, मैं और मेरा हस्बैंड, और हम वहां इन्वेस्ट करने के लिए मान गए, क्योंकि हमारे हिसाब से वो एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, अबाउट 18%। एंड देन हमारा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस चालू हुआ। मैट ने हमें जो डेटा दिया था वो बस एक प्रोजेक्टेड नंबर था, क्योंकि हमें बाद में पता चला उस प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज करने के लिए हमें वहां के आसपास के नेबर से परमिशन लेना होगा, जो एक सियोर ब्लॉक का साइन देता है। मैट ने वो ध्यान नहीं दिया था। सो द लेसन इज, ब्रोकर्स आपको जो डेटा देता है वो बस एक प्रोजेक्टेड नंबर है, एक्चुअल नंबर्स कुछ और ही कहता है। तो हमारा ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गया। पहली प्रॉब्लम, वो प्रॉपर्टी मायामी में थी और मैं फोनिक्स में रहता हूँ। अगर वहां कुछ होता है तो मुझे पूरे 2 दिन उसमें वेस्ट करना पड़ेगा। फ्लाइट से जाना होगा, होटल में रहना होगा, फिर दूसरे दिन वापस आना होगा, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर भी मैं आगे बढ़ता गया और एक एट्रॉनी को हायर कर लिया, जो एक बिजनेस एट्रॉनी था, रियल एस्टेट एट्रॉनी नहीं था, जो एक बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि रियल एस्टेट का डीलिंग नॉर्मल बिजनेस डीलिंग से बहुत अलग होता है। मैंने वो ध्यान नहीं दिया था। उस डिस्टेंस की वजह से वो अटॉर्नी उनके साथ नेगोशिएट करने लगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं गया, क्योंकि अगर वो कुछ शर्त रखता तो ये मानने के लिए तैयार नहीं था, अगर ये कुछ शर्त रखता तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। हमारा अटॉर्नी पूरा गारंटी चाहता था कि अगर उस डील में कोई खराबी निकल आए, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो हम उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। महीने बीत गए और कुछ भी फाइनल नहीं हुआ और हम फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, जो मेरे लिए एक बड़ा लेसन था। कभी भी अपने अटॉर्नी को नेगोशिएट करने के लिए ना भेजे, कभी भी।
वो उसका काम नहीं है। उसका काम है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उसका सलूशन निकालना। नेगोशिएशन उसका काम नहीं है। कुछ दिन बाद हम मायामी आ गए, एक कार भाड़े पे लिया और उस ओनर के साथ डायरेक्ट डिस्कशन पे बैठ गए और सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाला। और फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को खबर कर दिया एक नया एग्रीमेंट बनाने के लिए, और हम वहां से चले गए। जब एग्रीमेंट आया तो हमने देखा जिस जिस बात पे हमने एग्री किया था वो सब वहां था ही नहीं। दोनों एटर्नी फिर आमने सामने आ गए और ये प्रोसेस चलता गया और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने लगा। फिर कुछ दिन बाद मुझे मैट का कॉल आया, किम वो डील अब नहीं रहा। व्हाट? नहीं रहा मतलब? उसके ओनर ने उस डील को मार्केट से उठा लिया है। पर क्यों? पता नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3 महीने से हम भाग दौड़ कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने किया। मैंने गुस्से से फोन को हैंग अप कर दिया और आधे घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। अपने आप को कंट्रोल किया और ओनर को फोन लगाया, पर मैं उसकी माइंड को चेंज नहीं कर पाया। वो डील हाथ से निकल गया, पूरा एफर्ट पानी में चला गया। सर गुस्से से फटा जा रहा था। इतना भाग दो, इतना भागम भाग, इतनी परेशानी, कुछ भी नहीं। दिन थोड़ा शांत हुआ। मैंने अपने आप से पूछा, क्यों मैंने एक दूसरे सिटी के अटॉर्नी को हायर किया इस सिटी में डील करने के लिए जो सिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता? और क्यों मैंने उसे नेगोशिएट करने के लिए भेजा? क्यों मैं अपने दोस्तों को इस काम पे नहीं लगाया जो मेरे साथ सालों से काम कर रहे हैं? क्यों मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्यों मैंने ओनर के साथ डायरेक्टली बात नहीं किया पहली बार में ही? मुझे किसका डर था? क्यों ये सब हुआ? वाई वाई? फिर मुझे समझ आया, मैं डरा हुआ था कि अगर मैं पैसा खो दूं तो। क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टीज में मैंने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया था। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं नॉर्मली अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं डर गया था, मैंने खुद पे भरोसा नहीं किया था और मैंने वो सब नहीं किया था जो पॉसिबली उस डील को क्लोज करवा सकता है। ये गलती मेरी है, उनकी नहीं। फिर मैंने अपने एक ट्रस्टेड ब्रोकर क्लैरिक को कॉल लगाया और उससे पूछा, क्या वो प्रॉपर्टी अभी मार्केट में है जो तुमने मुझे पहले दिखाया था? बता नहीं सकता पर देखता हूँ। कैरिंग ने हमें एक प्रॉपर्टी दिखाया था जो बहुत अच्छा था, पर मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस मायामी की प्रॉपर्टी पे थी और मैं रेडी भी था उसे खरीदने के लिए, जो कभी हुआ नहीं। फिर कैरिंग का कॉल आया। वो प्रॉपर्टी अब तो मार्केट में नहीं है, पर वो देने के लिए राजी है अगर उन्हें कोई सीरियस बायर मिल जाता है तो। वो कितना मांग रहे हैं? $7.2 मिलियन। अच्छा, उसका करंट मार्केट वैल्यू कितना है? हाँ होगा, अबाउट $7.2 मिलियन ही होगा। ओके, डन। सीरियसली? तुमने अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया है? हाँ, अगले 60 दिनों के अंदर हम उस प्रॉपर्टी को क्लोज कर देंगे। ओके ओके। ऑल्दो ये नया प्रॉपर्टी में बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व था, पर वो प्रॉपर्टी, मायामी की प्रॉपर्टी, मुझे बहुत सारा कुछ सिखा गया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने गलती किया, उससे सीखा और उसे सुधारा, और मेरा ये नया प्रॉपर्टी $7.2 मिलियन की प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ जो मुझे कंस्टेंटली कैश फ्लो दे रहा था। सक्सेस की लेसन्स जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेलियर की लेसन्स, क्योंकि ये हमें इन्वेस्टिंग की डार्क ट्रूथ के बारे में बताता है जो हमें सही से मदद कर पाता है जब हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। किम ने जीरो से स्टार्ट किया था रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की दुनिया में इन 1989। पहले उनका गोल 20 अपार्टमेंट प्रॉपर्टी का खरीदना था अगले 10 साल के अंदर, पर 3 साल के अंदर ही उन्होंने 20 प्रॉपर्टी खरीद लिया और धीरे धीरे उनका पोर्टफोलियो ग्रो होने लगा। आज उनके पास 4,000 से भी ज्यादा अपार्टमेंट है और कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, गोल्फ कोर्सेज, रिजॉर्ट्स और भी बहुत सारे पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। किम एक अल्टीमेट इन्वेस्टर है, एक ट्रू इन्वेस्टर जो हमें इंस्पायर करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी से कुछ सीख मिला। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ में आपको कहीं ना कहीं जरूर मदद करेगी। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे ऐसे वीडियोस आप कभी मिस ना करो। अगले वीडियो में हम आपके साथ एक सुपर ट्रिक शेयर करेंगी जो आपको और नॉलेजेबल बनाएगी इस पूरे गेम में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।